हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। इस पूरे लेक्चर में हम थोड़े से और जो हमारे पास कोडिंग सीम्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बाइनरी जो आपके पास स्कीम है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। आज हम थोड़े से और कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्पेशली रिलेटेड टू नंबर्स की नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। तो हमारे पास और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या मेथड्स हैं और कैरेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर्स में। सबसे पहला मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर जो है कहाँ पे एक्चुअली में स्टोर हो रहे होते हैं। आपका सीपीयू जो है एट ए टाइम जो है एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और ये जो मेमोरी रहती है ये उनके बहुत छोटे मेमोरी यूनिट होते हैं जिनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं, वहाँ पे स्टोर होती है। तो मोस्ट जो प्रोसेसर है वो 32 बिट के डाटा पे काम कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ऐसे प्रोसेसर्स को हम 32 बिट प्रोसेसर बोलते हैं। और आजकल के जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं वो एक साथ 64 बिट के नंबर को स्टोर कर सकते हैं, तो उनको हम 64 बिट प्रोसेसर्स कहते हैं। तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ़ ये है कि जो 32 बिट प्रोसेसर रहेगा वो नंबर्स को 32 बिट में स्टोर कर सकता है। और 32 बिट में जो नंबर आप बना सकते हो बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर वो ये रहेगा लगभग 4 बिलियन के अराउंड है। अगर आप 64 बिट की बात करें तो 64 बिट में हम बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको सामने दिख रहा है ये वो बड़े से बड़ा नंबर है पॉजिटिव जो हम 64 बिट से बना सकते हैं। तो एज आप कंपेयर करके देख सकते हो कि 32 बिट और 64 बिट में काफ़ी सब्सटेंशियल फ़र्क है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में। तो एक मेथड जो बहुत ही आसान मेथड है उसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास 32 बिट्स हैं, फॉर सपोज करते हैं कि हमारे पास 32 बिट का प्रोसेसर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बिट जो है सबसे लास्ट बिट, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, इस लास्ट बिट को हम सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट बिट है इसका कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ ये डिनोट करने के लिए कि ये नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। बाकी के जो 31 बिट बच चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, उनसे हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो लेफ्ट बिट आप देख रहे हो, सबसे लेफ्ट बिट जो है, इसको हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, नंबर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे सपोज करते हैं कि 0 जो है ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है और बाकी के बचे 31 जो है वो आपके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका लास्ट का बिट जो है वो है 0 तो मतलब कि नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर नेगेटिव है उस नेगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। आप देखोगे कि ये जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, आप कहोगे कि ये तो 6 लग नहीं रहा, क्योंकि जो 6 है वो होगा आपके पास 110 होगा बाइनरी में, बट ये नंबर 110 है नहीं। तो ये इसलिए है कि हम नेगेटिव नंबर को एक अलग स्कीम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं टूज कम्प्लीमेंट या वंस कम्प्लीमेंट। ये हमारे दो स्कीम्स है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने की। तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आएगा उसकी पहचान क्या रहती है? उसकी पहचान रहती है कि उसका जो ये साइन वाला बिट है वो पहले तो 1 होगा जो कि रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव नंबर है, और वो जो बाकी के डिजिट हैं वो एक स्पेशल कोडिंग स्कीम में लिखे जाएँगे। अब इस कोडिंग स्कीम का क्या फ़ायदा रहता है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि कैसे हम ये जो टूल्स कंप्लीमेंट मेथड है इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और ये क्यों एफिशिएंट है। वैसे ही अगर आपने फ्रैक्शन नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, फ्रैक्शन यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेल हमारे पास एक बड़ा ही आसान तरीका है। हम उस 32 बिट के नंबर को, हम अज़्यूम कर रहे हैं कि हम 32 बिट के नंबर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम उस 32 बिट के नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट रहेगा 8 बिट का, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और बाकी का बच गया जो भी पार्ट है आपके पास 24 बिट का, उसको हम मैंटिसा बोलते हैं। तो होता ये है कि हम जो नंबर है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस साइंटिफिक नोटेशन का जो एक्सपोनेंट है वो हम
इस वाले पोर्शन में स्टोर करते हैं और जो डेसिमल पोर्शन है उसको यहाँ स्टोर करते हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ऑफ कोर्स अब आप देखोगे, अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाओगे तो ये जो स्कीम है जहाँ पे मैंने ये 8 बिट और 64 बिट लिखे हुए हैं, ये अलग-अलग नंबर रिप्रेजेंटेशन में थोड़े से वेरी कर सकते हैं, बट आइडिया वही है कि कुछ पोर्शन जो है वो पावर के लिए किया जाएगा यूज़ स्टोर करने के, और कुछ पोर्शन जो है वो डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है 6.023 इंटू 10^23 एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मुझे इस एवोगैड्रो नंबर को स्टोर करना हो तो मैं इसे कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले इसको इस तरीके की साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इसके 2 पार्ट बन जाएँगे। एक पार्ट बन जाएगा आपके पास मैंटिसा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है, और एक पार्ट बन जाएगा एक्सपोनेंट, जो कि ये वाला नंबर है। तो मुझे करना क्या है, इस एक्सपोनेंट को स्टोर करना है यहाँ पे, और इस मैंटिसा को स्टोर करना है इस वाले पोर्शन में। तो आप देख सकते हो कि इस डेसिमल वाले नंबर को आप काफ़ी बड़े डेसिमल नंबर को आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 24 बिट का है, और पावर भी आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये 8 बिट की है, और 8 बिट से आप अ, टू टू अ, 2 टू द पावर 8 यानी कि 255 पावर्स जो है क्रिएट कर सकते हो। तो आप काफ़ी बड़े नंबर को आप एक्चुअली में डेसिमल नंबर में स्टोर कर सकते हो, फ्रैक्शन नंबर्स को। तो ये आपके पास आइडिया है स्टोर करने का। कुछ स्कीम ऐसी भी है हमारे पास जहाँ पे ये जो मैंटिसा और एक्सपोनेंट का जो कंपोनेंट है, ये आगे-पीछे हो सकता है, कई जगह पे 24 की जगह पे 23 भी हो सकते हैं। ये एंटायरली डिपेंड करता है कि सीपीयू जो है वो किस तरीके की स्कीम यूज़ कर रहा है डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने की। बट ओवरऑल आइडिया वही है। ओके, ये तो थे आपके नंबर्स के कोड। एक और कोड जो है जिसको आप यूटिलाइज़ करते हो, इट इज़ कॉल्ड एज़ बीसीडी कोड या फिर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, हर नंबर को उसके बाइनरी कोड से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो बीसीडी बन जाता है। तो 23 में हम क्या करेंगे, 2 को अलग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और 3 को अलग करेंगे कन्वर्ट, और इनको जब इकट्ठे लिखेंगे तो ये बीसीडी बन जाएगा। तो बीसीडी की सबसे बड़ी खासियत आपने हमेशा याद रखनी है कि बीसीडी एक 4 डिजिट का कोड है, इसमें 4 बिट होते हैं। तो जो एक नंबर का नंबर है वो इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे मैंने 1024 लिखना है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बीसीडी में आपके पास जो कोड है वो थोड़ा लंबा बनता है, बट कन्वर्जन जो है वो रिलेटिवली ईज़ी होती है। एक और आपके पास कोड है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम ग्रे कोड बोलते हैं। ग्रे कोड जो है एक रिफ्लेक्टिव कोड सिस्टम है। तो अब ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन में काफ़ी यूज़फुल रहता है। जैसे हमारे पास डिजिटली कंट्रोल्ड लेथ मशीन्स रहती हैं, वहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ग्रे कोड की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि जब भी आप एक डिजिट से नेक्स्ट वाले नंबर पे मूव करोगे, तो उसमें सिर्फ़ एक ही बिट चेंज होता है। तो अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ ग्रे कोड में, तो सपोज़ मैं काउंटिंग में 1 से 2 चल रहा हूँ, 2 से 3 चल रहा हूँ, या 3 से 4 चल रहा हूँ। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, सिर्फ़ एक ही बिट चेंज होता जाएगा। तो लेट अस सी कैसे होता है। ये मेरे पास लेफ्ट साइड जो है ग्रे कोड है। तो ग्रे कोड में अगर आप देखोगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, बट दिस इज़ 2। आप देखोगे कि बाइनरी में 2 जो है वो 0, 0, 1, 0 होता है, लेकिन ग्रे कोड में 0011 होता है। अब आप ज़रा कंपेयर करके देखोगे कि जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर यानी नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, तो सिर्फ़ एक ही बिट चेंज होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 3 बिट जो है सेम है, सिर्फ़ एक ही बिट चेंज हुआ है। उसके बाद जब आप मूव करोगे नेक्स्ट को, तो अगेन आप देखोगे कि 3 बिट सेम है, सिर्फ़ एक ही बिट चेंज हुआ है। वैसे ही आप जब नेक्स्ट मूव करोगे, तो 3 बिट सेम रहेंगे, एक ही बिट चेंज होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपके ग्रे कोड की। और अगर आपने ग्रे कोड लिखना है तो लिखने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 0 और 1 से, और इस 0 1 के नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस लाइन के नीचे हम ऊपर वाले जो भी नंबर हमने लिखे उसकी रिफ्लेक्शन लिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन में जैसे ये मान लो एक मिरर है, तो 1 की रिफ्लेक्शन 1 आ जाएगी और 0 की रिफ्लेक्शन 0 आ जाएगी, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्शन के सामने
ज़ीरो ज़ीरो आधे पे और 1 1 बाकियों में लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास दूसरी लाइन बन जाती है ग्रे कोड की, उसके आगे हम एक और लाइन लगाते हैं और इस पूरे कोड की रिफ्लेक्शन जो है नीचे को लिखते हैं। तो जब आप इसकी रिफ्लेक्शन नीचे को लिखोगे तो जैसे 10 है तो यहाँ 10 आ गया, 11 है तो यहाँ 11 आ गया, 01 है 01 आ गया, डबल 0 है तो डबल 0 आ गया। बाकी इस लाइन के ऊपर हम ज़ीरोज़ लिखते हैं और इस लाइन के नीचे जो है हम 1 लिखते हैं। तो आपका जो कोड है वो इस तरीके से एक्सटेंड करता जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ग्रे कोड है वो आपका जनरेट होता जाता है। कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी तक हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे थे। मैंने नंबर्स के आपको तरीके बताए कि नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे आसान तरीका था वो ये था कि हम हर कैरेक्टर को एक प्री डिफाइंड कोड दे दें। तो इस तरीके से आपके पास एक चार्ट बन जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि किस कैरेक्टर का कोड क्या है। तो जो सबसे पहला जो आपके पास कोड था उसको हम स्काई कोड बोलते हैं। तो स्काई कोड जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ये 1 बाइट का कोड था, यानी कि इसमें 8 बिट थे और इस 8 बिट से आप सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते थे। यू विल नोटिस कि 8 बिट से आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर ही बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोस्टली ये यूएस में डेवलप हुआ था, तो इंग्लिश में सिर्फ आपके पास 26 कैरेक्टर्स ही होते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी था। तो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा टेबल है, स्काई टेबल। और इस स्काई टेबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपके पास कैपिटल ए से शुरू है 65 और कैपिटल जेड तक 90 है और स्मॉल ए 97 है और स्मॉल जेड जो है 122 है। तो हर कैरेक्टर को एक कोड दे दिया गया है। वैसे ये जो डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 उनको भी एक कोड दे दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल 60 है ज़ीरो के लिए और 71 है। बाकी आप देख सकते हो जो स्पेशल सिंबल्स है, कॉमा है, कोलन है, लेस देन ग्रेटर देन साइन्स है, स्पेस है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हर एक सिंबल के लिए आपके पास कोई ना कोई कोड जो है वो दिया गया है। कुछ कोड आप यहाँ पे देखोगे जो कि शायद प्रिंटेबल भी नहीं है, बट स्पेशल चीज़ों को डिनोट करते हैं। एंटायर जो आपके पास कोड है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 बिट में ही कंप्लीट कर लिया गया था। तो 127 कैरेक्टर्स 128 कैरेक्टर्स में आपके लगभग सारे यूएस कैरेक्टर जो थे वो शामिल कर लिए गए थे। अर्लियर वर्ज़न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे वो अस्काई कोड को यूज़ करते थे कैरेक्टर्स के लिए। लेटर ऑन इसको एक्सटेंड किया गया और इसमें दूसरे कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किए गए। आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यूज़ करते हैं यूनिकोड और यूनिकोड जो है ये एक्चुअली में 1 बाइट का कोड है जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, जिसमें इंटरनेशनल कैरेक्टर्स भी है और फॉरेन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये बस एक टेबल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ कैलकुलेट करना है, ये जस्ट टेबल है और आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेबल में कौन-सा सिंबल कहाँ पे है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्काई कोड ये कैरेक्टर को रिप्रेज़ेंट करता है। मोस्ट स्काई कोड में सिर्फ़ 7 बिट ही यूटिलाइज़ किए जाते हैं और इसीलिए उसमें 0 से लेकर 127 तक कैरेक्टर्स हैं। तो ये मैंने आपको कोड बता दिए हैं। मोस्ट कोड जो हैं कंप्यूटर्स में कैरेक्टर को कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है, डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है और फ्रैक्शनल नंबर को कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो काइंडली आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को और नहीं तो जब भी हम नेक्स्ट सेशन लगाएँगे आप उसमें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।